हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संकुलन प्रभाज, इंग्लिश में पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे किसी न किसी सेट में यूपी बोर्ड के क्वेश्चन जरूर आते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अगर क्वेश्चन जरा से कॉन्सेप्चुअल आ जाए तो बच्चे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं और वो लगभग पूरा छोड़ के आ जाते हैं। जैसे 2019 में जब इसके ऊपर मेरठ के सेट में एक क्वेश्चन आया था बीसीसी के ऊपर, जरा सा कॉन्सेप्चुअल आया था, तो 90% बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में समर्थ नहीं थे कि आखिर हमें फाइंड क्या करना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर अपने ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज होता क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जैसे सॉलिड है। सॉलिड के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, जो अणु होते हैं वो इसमें या तो दूर दूर स्थित होंगे या पास पास स्थित होंगे। तो किसी ठोस की कणों के द्वारा आपस में बंधे होने की क्षमता या बंधे होने की क्षमता को हम संकुलन प्रभाज कहते हैं। यदि इसके अणु किसी ठोस के अंदर बहुत ही पास पास स्थित होते हैं तो उसके संकुलन प्रभाज का मान उतना ही अधिक होता है, और यदि अणु किसी ठोस के अंदर दूर दूर स्थित होते हैं तो उसके संकुलन प्रभाज का मान कम होता है। अब यदि संकुलन प्रभाज का मान अधिक होता है तो उस ठोस का गलनांक का मान भी अधिक होता है। दूसरी बार उस ठोस की स्ट्रेंथ यानी कि जो वो ठोस जो है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जबकि जिसकी संकुलन क्षमता कम होती है वो ठोस उसके ठोस का गलनांक उतना ही कम होता है। दूसरी बात, वो ठोस जो होता है वीक ठोस कहलाता है। जैसे अगर बात करें हम हीरे की, डायमंड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, डायमंड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और उसके अंदर बहुत ही पास पास होने के कारण जो हीरा होता है, हीरे का संकुलन प्रभाज का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण हीरे का गलनांक बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक गलनांक हीरे का होता है। जबकि अगर बर्फ की बात करें तो बर्फ जो होता है उसके पार्टिकल्स उसके अंदर थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, और दूर दूर स्थित होने के कारण उसके गलनांक का मान कम होता है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन प्रभाज का मान भी कम होता है, और जिस वजह से वो उसे हम नॉर्मली वीक सॉलिड्स भी कहते हैं। तो संकुलन प्रभाज हमें ज्ञात किस किस में करना है? तो हमें जो संकुलन प्रभाज ज्ञात करना है वो हमें 3 सॉलिड्स में ज्ञात करना है कि जो एससीसी होता है, सिंपल क्यूबिक सेल होता है, उसके लिए संकुलन प्रभाज का मान क्या है, बीसीसी के लिए संकुलन प्रभाज का मान क्या है, और एफसीसी के लिए संकुलन प्रभाज का मान क्या है। संकुलन प्रभाज की एक दूसरी परिभाषा की बात करें तो संकुलन प्रभाज नॉर्मली वो है जिसके अंदर जितने ही कम रिक्त स्थान होंगे, अगर रिक्त स्थान ज्यादा है तो वो सॉलिड क्या होगा, उतना ही वीक सॉलिड कहलाएगा। जैसे निकालना शुरू करते हैं हम। एससीसी में पैकिंग फ्रैक्शन, मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एससीसी में पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन प्रभाज। अब आपको पता है कि एससीसी क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है? तो सिंपल क्यूबिक सेल वह सेल होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं केवल उसके कोनों पर स्थित होते हैं। तो ये हमारा एफसीसी है, एससीसी है। एससीसी में पार्टिकल्स कहां, इसके सिर्फ कोनों पर हैं। अब जो आप लोग पार्टिकल देखते हो, जो मैंने बताया था ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके, वो पार्टिकल इतने छोटे नहीं होते हैं, वो पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि इसका पार्टिकल इसके पार्टिकल को टच करता है, इसका पार्टिकल इसके पार्टिकल को टच करता है, इसका पार्टिकल इसके पार्टिकल्स को टच करता है। तो इनके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बस वो हम लोग न्यूमेरिकल कराने के लिए छोटे छोटे लिख पाते हैं। जैसे अगर बात करें किसका कहां पर होगा, तो नॉर्मली इतना बड़ा पार्टिकल ले सकते हो, और इसके लिए सॉरी ज्यादा ही बड़ा हो गया, हमें समझना है बस इसलिए बता रहा हूं। ये हमारे 2 पार्टिकल्स हो गए। ये जो हमारा पार्टिकल है, कण है, ये इस कोने पे स्थित है, और ये वाला जो कण है हमारा इस कोने पर स्थित है, और इसलिए जो इसकी जो त्रिज्या होगी, तुम्हें पता है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर।
अब इस अगर पूरे की दूरी जो है कितनी हो, लंबाई ए हो, तो ए इक्वल टू आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2r के बराबर, क्योंकि इसका आधार इसमें और आधार इस गोले में है। तो ए इक्वल टू हमारा टोटल क्या होता है, 2r होता है, जहां ए जो है इनके कोर की लंबाई है, r जो है एक पार्टिकल्स की त्रिज्या है, इसलिए 2r हो गया क्योंकि दो पार्टिकल्स ने घिरा हुआ है। अब हमें पता है कि एससीसी के लिए कणों की संख्या कितनी होती है, कणों की संख्या मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, बस याद दिला रहा हूं। 8 इंटू 1/8 करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 1। एससीसी के लिए या एससीसी के इकाई सेल में कणों की संख्या जो होती है 1 होती है। अब संकुलन प्रभाज डायरेक्ट निकालते हैं, तो इसलिए संकुलन प्रभाज पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा एससीसी में कणों की संख्या, एससीसी में कणों की संख्या इनटू ये जो गोले, ये जो परमाणु हैं जिन्होंने इसके स्थान को घेरा हुआ है उनका आयतन हमें निकालना होगा। तो क्या आ जाएगा, परमाणु का आयतन अपॉन क्या हो जाएगा, जो पूरा घन है, ये जो हमारा पूरा घन है, इस पूरे घन का हमें या पूरे सेल का हमें आयतन ज्ञात करना होगा। तो ये हो जाएगा घनीय सेल का आयतन। अब अगर आप देखें तो एससीसी में कणों की संख्या 1, अच्छा इंटू में क्या आ जाएगा, साथ में इंटू में हमें लगाना होगा 100, ये हमारा इसमें फॉर्मूला है। अब हमें पता है इसमें क्या आ जाएगा, एक परमाणु का आयतन कितना आ जाएगा हमारा, ये 100% है, ये भी ध्यान रखना। परमाणु का आयतन हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, पता है ना। गोले का आयतन क्या होता है, ये नॉर्मली जो हमें पता है पार्टिकल्स जो होता है वो पार्टिकल जो होता है लगभग वृत्तीय होता है, गोल होता है। ये हमें क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपॉन घनीय सेल का आयतन कितना हो जाएगा, तो हमें पता है इसकी लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए है, तो ए इंटू ए यानी कि ए की क्यूब। क्लियर। अब ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए का मान हमें कितना दिया है, 2r क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया। अब इसे अगर और सॉल्व करो तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू पाई, या पाई का मान कितना होता है 22/6, तो 22/7, तो 6 इंटू 7 या 22/42। साथ में क्या आ रहा है, कैरी करता हुआ 100%, और यहां भी क्या आ रहा है 100% आ रहा है हमारा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इंटू 100% यहां भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पाई यानी कि 22/6 इंटू 7 इंटू 100%, तो जो इसका मान आ जाएगा 6 7 42 लगभग आधा है, तो ये हो जाएगा 52.4%। तो एक एससीसी के लिए जो पीएफ का मान होता है वो 52.4% होता है। इसका अर्थ यह है कि एक एससीसी में, एक सरल घनीय सेल में जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये केवल उसका 52.4% स्थान घेरे हुए हैं। अगर ये सॉलिड है तो इस सॉलिड में इसका कितना स्थान इन पार्टिकल्स ने घेरा हुआ है, 52.4% स्थान घेरे हुए हैं। और बाकी क्या है, बाकी लगभग हमारा 48 पॉइंट जो मान है 48% वो जो है क्या है, खाली है, एम्प्टी है, रिक्त है। क्लियर हुआ। इसलिए ये सॉलिड कैसा होगा ये तो अभी हम एफसीसी और जब बीसीसी करेंगे तब चेक करके बताएंगे कि उनकी तुलना में ज्यादा क्लोज्ड पैक है या कम पैक है। क्लियर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें अगला करना है एफसीसी के लिए हम करेंगे। एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन का मान हमें ज्ञात करना
है। अगर अब हम एफसीसी की बात करें तो हमें पता है एफसीसी वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, उसके कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, उसके फलक पर भी स्थित होते हैं। एफसीसी क्या होता है, जब पार्टिकल्स किसी के कोने के साथ साथ उसके फलक पर भी स्थित होते हैं, कोनों के साथ साथ फलक पर भी स्थित होते हैं, तो उसे एफसीसी कहते हैं। अब अगर आप नॉर्मली देखो तो पार्टिकल्स यहां तो होगा इन कोनों पर, इसके साथ साथ इन पर होगा, लेकिन मैंने अभी बोला कि पार्टिकल्स इतना छोटा भी नहीं होता है, तो हमें इन्हें बड़ा बड़ा लिखना होगा। सपोज करो ये है, इसका पार्टिकल्स ये हो जाएगा, इस फलक का पार्टिकल्स ये हो जाएगा, क्लियर हो रहा है आपको, और इस सी का पार्टिकल्स ये हो जाएगा। अब मेरे से ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी बनी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैं इसे इतने में ही मोड़ दूं और मैं इसे इसको इतने में ही मोड़ दूं, जैसे ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें पता है जैसे इधर भी कर सकते हो, एक यहां पर स्थित होगा, एक यहां पर स्थित होगा और एक यहां पर स्थित होगा। अब अगर आप नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर मैं इस कोने को ए मानूं, इसे बी मानूं, इसे मैं सी मानूं और इसे मैं डी मानूं, इसे ई मानूं, इसे एफ, ये हो जाएगा हमारा जी और ये हो जाएगा हमारा एच, ये इसके घन के चारों कोने हो गए एफसीसी के। अब अगर बात करें तो ये देखो जरा, इसका आधा आ रहा होगा, इसका आधा आ रहा होगा, इसका आधा आ रहा होगा, दोबारा से इसका हाफ एंड इसका हाफ, इस तरीके से आप सीधी लाइन खींचना। तो ये आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, हमें इतने का मान ज्ञात करना है। अब अगर मैं इतने को AC मानूं तो AC बराबर किसके दिखाई दे रहा है आपको, AC बराबर दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप नॉर्मली देखें तो ये स्मॉल r हो जाएगा, इसका पूरी की पूरी त्रिज्या आ गई तो 2r हो जाएगा और इसका r, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 4r। इसे आप लोग ऐसे चेक करो 1 2 एंड 3, और इसका हाफ लोगे और ये ऐसे जाओगे तो इसमें से ये तो 2r हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया और ये इसी के बराबर है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4r हो जाएगा। तो FCC में AC बराबर कितना हो गया हमारा 4r के बराबर हो गया। अब अगर हम आगे बात करें तो आप लोग ये देख पा रहे हो ABC में, तो त्रिभुज ABC को चेक करो। अगर आप त्रिभुज ABC को चेक करोगे तो अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी हमारी a होगी, क्लियर है। इसकी लंबाई भी क्या होगी a होगी, लेकिन इसकी लंबाई तो a नहीं होगी ना, ये जो हमारा ट्राइंगल ऐसे निकला है ये बीच में विकर्ण की तो लंबाई a नहीं होगी, तो क्या करोगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, ये हमारा AC स्क्वायर का मान, या AC बराबर हो जाएगा √2A। बोलो अब अगर आप देखो तो AC बराबर, क्योंकि हमें AC से कुछ नहीं करना, हमें A और R में रिलेशन निकालना है, जैसे A इक्वल टू हमने 2R रिलेशन निकाला था, सेम हमें इन दोनों में निकालना है। तो इन दोनों के मान को इक्वल कर दो, मान लो इसे इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया हमारा 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा √2A बराबर 4R, या A इक्वल टू, देखो ये काट दोगे आप, जब काटोगे तो क्या आ जाएगा 2R अपॉन नीचे क्या आ जाएगा √2, यही हो गया क्या, सॉरी 2√2R, A इक्वल टू हो जाएगा 2√2R, क्योंकि हमने 1 2 काट दिया, क्लियर हो गया।
अब हमें फिर से इसका आयतन निकालना है। मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि हम लोग इसे देख के पूरा वर्क कर सकें। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि एफसीसी में जो कण होते हैं वो उसके कोनों के साथ साथ फलक पर स्थित होते हैं। तो एक हमने फलक पे स्थित कर दिया। अब ये फलक वाला इन दोनों को टच कर रहा है, तो इसका तो पूरा का पूरा 2r हो गया, इसका r हो गया, इसका r हो गया, तो AC बराबर 4r हो गया। मैंने बोला हमें ए और r में संबंध निकालना है, तो हमें AC बराबर 4r दिखा, तो AC की सहायता से हम क्या निकालेंगे, √2a, जो कि हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। क्लियर? तो अब हो जाएगा संकुलन प्रभाज, PF लिख रहा हूं डायरेक्ट, PF इक्वल टू FCC में कणों की संख्या कितनी होती है बता चुका हूं मैं। FCC में कणों की संख्या इनटू क्या हो जाएगा, परमाणु का आयतन, उसमें जो परमाणु का आयतन, जो उसके अंदर परमाणु है जिन्होंने उसे घेरा हुआ है, या गोले का आयतन, अपॉन घनीय सेल का आयतन, जो पूरा का पूरा सेल है, संपूर्ण घनीय सेल का आयतन, या आप लिख सकते हो FCC घनीय सेल का आयतन इनटू 100%। अब अगर हम बात करें तो FCC में कणों की संख्या कितनी, 4, परमाणु का आयतन सेम हो जाएगा 4/3 πr³, FCC का आयतन अब भी a³। अब 4 × 4/3 πr³, और a का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2√2, तो 2√2r⁴, तो 4 × 4/3 × 22/7 भी कर लो, इंटू r⁴। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो हो जाएगा 16, क्योंकि 2 की क्यूब कितना होगा 8, इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो 16 इंटू √2 और इंटू r³, ये गया, ये दोनों गए, और इस √2 से आप इसे भी काट सकते हो अगर चाहो तो, बाकी आप रहने दो, 22/21√2 हो जाएगा। क्लियर? अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, इंटू 100% सब में आ रहा है, ये हमारा किस लिए है, ताकि हम परसेंटेज में इसे निकाल सके। क्लियर है? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो इसका मान आएगा वो आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन का मान डायरेक्ट याद भी रखना होगा आप लोगों को, 74%। आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करें इसे कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है मान। क्लियर? तो एक FCC के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन का, संकुलन प्रभाज का मान होता है वो 74% होता है। इसका अर्थ यह है कि एक FCC में जो उसके अंदर केवल रिक्त स्थान का मान बचता है, कितना बचता है, 26% ही बचता है। क्लियर हो गया? 26% मान ही रिक्त बचता है, बाकी का बाकी वो क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो अभी हमें पता नहीं, अभी हमें ये पता चल गया कि SCC के लिए 52.4%, FCC के लिए 74%। तो इन दोनों में संकुलन प्रभाज का मान किसका अधिक है, FCC के संकुलन प्रभाज का मान अधिक है। तो अब हम निकालेंगे BCC में। ठीक है? आई थिंक आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद है BCC में पैकिंग फ्रैक्शन का मान। अगर हम BCC में पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो आप जानते हैं कि BCC क्या होता है। BCC वह होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उसके कोने के साथ साथ कहां पर स्थित होते हैं भाई, उसके कोने के साथ साथ ये जो स्थित होते हैं इसके सेंटर में भी स्थित होता है, तो उसे हम BCC कहते हैं, अंतः केंद्रित सेल कहते हैं। जब इसके कोने के साथ साथ इसके सेंटर में भी स्थित होता है, तो कोने पे लाओ, कोने पे लाओगे तो ये हो जाएगा, सेंटर में लाओ, सेंटर में लाओगे तो ये हो जाएगा, फिर से कोने पे लाओ तो कोने पे लाओगे तो ये हो जाएगा लगभग। ठीक है? ये यहां तक टच कर रहा होगा, लेकिन इसका एक दूसरा पार्टिकल भी आ जाएगा हमारा बीच में। नाम दो इसे ABCDEFGH, इसे मैच करो। अगर आप इसे विकर्ण को बनाओगे तो ये पूरा टच हो जाएगा, लेकिन क्या इससे केवल आप कुछ मान निकाल पाओगे, तो नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसे भी हम मैच करेंगे और एक ट्राइंगल बनाएंगे। और अब आप लोगों को ये इस तरीके से पूरा का पूरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। ट्राइंगल कैसा दिखाई दे रहा है मैं बता दे रहा हूं।
आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा इस वाले में। तो त्रिभुज ए एफ डी है, पहले हम देखते हैं ई एफ डी में। तो त्रिभुज ई एफ डी में यही वाला आया था 2019 में। ये देखो ए हो गई लंबाई, इसकी भी लंबाई कितनी हो गई ए, इसे आप लोग बी मान लो क्योंकि इसका विकर्ण हो गया। तो आप लोग जानते हो एफ डी का होल स्क्वायर बराबर ई एफ का होल स्क्वायर प्लस ई डी का होल स्क्वायर। एफ डी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा आप लोग देखो जरा इसे, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर या b इक्वल टू √2a, √2a हो जाएगा। क्लियर, ये मैटर खत्म हो गया। अब आ जाएगा त्रिभुज ए एफ डी में। अब अगर आप त्रिभुज ए एफ डी में देखो तो इसका मान आप लोग फाइंड कर चुके हो, अब इसका मान आप लोगों को फाइंड पूरा करना है। ये भी आपका क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा, इसे आप लोग सपोज करो सी बना लिया आप लोगों ने। तो जब इसे सी बनाओगे तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि ये दोनों अलग मान है, तो जो हो जाएगा ए एफ स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई सी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू अभी कितनी आई √2 है, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखो तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो सी बराबर √3a। क्लियर है आपको, c बराबर जो आया है हमारा √3a आया है। अब आप लोग अगर इसे नॉर्मली देखो तो ये कुछ इस तरीके से है, मैंने इसे c माना है पूरे को, तो इस पूरे को c मान लो आप, पूरे को तो c मान रहे हैं हम इतना, लेकिन इतने की वैल्यू क्या है, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या 2r, इसकी त्रिज्या r, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4r। तो c इक्वल टू कितना है 4r इक्वल टू √3a, या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4/√3 इंटू r। क्लियर। अब अगर हम इसमें पैकिंग फ्रैक्शन का मान ज्ञात करें तो pf इक्वल टू जो हो जाएगा बीसीसी में कणों की संख्या इंटू गोले का आयतन या परमाणु का आयतन जो उसके अंदर प्रत्येक परमाणु है, परमाणु का आयतन अपॉन बीसीसी घनीय सेल का आयतन, घनीय सेल का आयतन। अब पीएफ इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा बीसीसी में जो कणों की जो टोटल संख्या होती है बता चुका हूं 2 होती है, इंटू परमाणु का आयतन वही 4/3 πr3, और इसके अंदर जो हो जाएगा इंटू 100 तो लगाना ही है। बीसीसी के घनीय सेल का आयतन कितना हो जाएगा a3। अब a का मान तो अभी आप लोगों ने निकाला, इसे कर लो पूरा 8/3 इंटू πr3 अपॉन कितना हो जाएगा 4/√3 और r की क्या हो जाएगी क्यूब, तो ये हो जाएगा 8/3 πr3 अपॉन 4 चौक 16 चौका 64 अपॉन ये हो जाएगा 3 और 3√3 इंटू r³ से तो r³ गया। अगर आप नॉर्मली देखो तो 8 से ये गया और थोड़ा देखो तो ये भी गया, तो ये जो मान आ रहा है हमारा इंटू 100 सब में चल रहा है, मैं इसे भूल जा रहा हूँ, इंटू 100% इंटू 100%। तो अगर हम नॉर्मली इसमें देखें तो क्या बच रहा है हमारा, ये √3 ऊपर गया तो √3/8 √3/8 इंटू पाई का मान 22/7। तो अब इसे जब आप डिवाइड करोगे तो इसका मान आ जाएगा 68%। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन का मान आ जाएगा 68% आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देखना। तो अब अगर हम देखें तो हमारे जो बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान आया है 68% आया है, एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान 74% आया है और एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान 52.4% आया है।
तो अगर हम बात करें कि किसमें पार्टिकल क्लोज्ड पैक है, मतलब ज्यादा जो है सघन रूप से पैक्ड हैं, तो वो किसमें होते हैं, वो हमारा एफसीसी में पैक्ड होते हैं। उससे कम किसमें होते हैं, बीसीसी में, और सबसे कम किसमें होते हैं, एससीसी में। इसलिए जो भी पार्टिकल एफसीसी में, जिस पार्टिकल में भी एफसीसी होगा वो क्या होगा, उसके जो गलनांक का मान होगा वो अधिक होगा, वो उतना ही सॉलिड जो होगा शक्तिशाली होगा। पॉइंट क्लियर। तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।